जो भारतीय सनातन वैदिक ज्ञान विज्ञान संगोष्ठी शुरू की गई है, उसका यह भाग 4 है। चौथी बार इस संगोष्ठी में हम मिल रहे हैं और इसका मुख्य विषय है वैदिक दर्शन से भौतिक विज्ञान, जिसमें हम द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के नियम के संदर्भ में कुछ विचार रखेंगे और उसके ऊपर फिर कुछ चर्चा विमर्श हो सकता है। आज भाद्र शुक्ल अष्टमी, जो श्री राधाष्टमी से प्रचलित है पुराणों में, विश्वावसु नाम संवत्सर कली गताब्द 5126। तो आज का जो ये कार्यक्रम है उसका आउटलाइन इस प्रकार रखा गया था जब इसकी मीटिंग का मैसेज भेजा था। तो आइस ब्रेकर के रूप में हम थोड़ा एक्सरसाइज के लिए आधुनिक विज्ञान, उसके लक्ष्य, उसकी शोध पद्धति, उसके परिणाम पर कुछ विचार करेंगे। इस पर कुछ विचार हमने आगे भाग 1 2 में किया है। भाग 3 में भी इसका थोड़ा विचार संभव है, इससे प्रेरित कुछ विचार आए हो। वैदिक ज्ञान विज्ञान के स्रोत, प्रकार, अधिदेव, इसके ऊपर भी हम भाग 1 से ही विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रृंखला है इसका मूल वैदिक ज्ञान विज्ञान है, वेदादि शास्त्र है। भारतीय दर्शन अनुसार द्रव्य ऊर्जा के स्रोत, जो कि दिक् काल पंच महाभूत, परमात्मा और उनकी शक्ति, प्रकृति अथवा माया है, उनके विषय में भी हम विचार कर चुके हैं। और उनके गुण आदि पर भी कुछ थोड़ा आगे का विचार हम करेंगे। द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के नियम आधुनिक मतानुसार क्या है, और द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के नियम यदि हम भारतीय वैदिक दर्शन अनुसार देखें, यहाँ पर जहां पर भी हम वैदिक शब्द प्रयोग करते हैं तब समस्त वेदादि शास्त्रों को समझना चाहिए, ऐसा विचार हम, ऐसी चर्चा हम पिछले संगोष्ठी में कर चुके हैं। उसके लिए किसे वैदिक कहा जाएगा, क्यों कहा जाता है वैदिक शब्द, वो 4 वेद तक सीमित नहीं है, लेकिन 4 वेदों का जो विस्तार है, उपनिषद, श्रुति स्मृति पुराण आदि जो भी हैं, उन सबके लिए वैदिक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा हमने थोड़ा गंभीरता से विचार तीसरे भाग में किया था। संदर्भ के लिए यहाँ कुछ श्लोकों के दूसरे अध्याय से 23 27 28, 9वें अध्याय से 10वां श्लोक। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक हमें प्रथम संगोष्ठी से प्रेरित करता रहा है, उसका भी कुछ संदर्भ आज लेंगे। ईशावास्योपनिषद का प्रचलित एक जो सूत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदम, उसको भी यहाँ पर हम द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में विचार करेंगे। और आधुनिक मत और भारतीय मत का इस विषय में संक्षिप्त तुलना करेंगे, बहुत डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे समय की सीमा में। पुनः हम आधुनिक विज्ञान, उसके लक्ष्य, शोध पद्धति, परिणाम आदि पर विचार करेंगे समय की सीमा में। और बाद में प्रश्न संवाद के रूप में प्रश्नोत्तर चर्चा विमर्श की लिए अवकाश रहेगा। तो सबसे पहले आधुनिक विज्ञान, उसका लक्ष्य, उसकी शोध पद्धति, इसके ऊपर थोड़ा पुनर्विचार आवश्यक है, क्योंकि जिस पथ पर हम चलते आए हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पिछले 1947 के बाद खास करके भारत में, और जिससे हम इन्फ्लुएंस रहते हैं, जो हम पढ़े हैं, जो हम पढ़ाते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि इसके ऊपर हम विचार करें। तो आधुनिक विज्ञान का लक्ष्य क्या है, यदि ये विचार किया जाता है तो अलग अलग सोर्सेस से ये मिलता है कि ज्ञान का निर्माण करना। अब वेद, यहाँ पर ये जो आधुनिक मतानुसार ही बात रखी गई है, इसमें ये न विचार किया जाए कि भाई ज्ञान का निर्माण वैदिक वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार नहीं हो सकता, ज्ञान शाश्वत है, वही ज्ञान ज्ञान है। तो ये विचार अभी हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। तो ज्ञान आधुनिक विज्ञान के अनुसार नॉलेज सोर्स बिल्ड करना, ठीक है, इस सेंस में ये ज्ञान का निर्माण यहाँ पर विषय रखा गया। तो प्राकृतिक दुनिया की घटनाओं को समझना, उनके कारणों और प्रक्रियाओं की व्याख्या करना, भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शंस करना, आगे क्या होगा उसके बारे में, प्राप्त ज्ञान और समझ का उपयोग करके भविष्य की घटनाओं और व्यवहारों की भविष्यवाणी करना, समस्याओं का समाधान करना, वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान करना, और उसके लिए वैज्ञानिक जो भी ज्ञान स्रोतों का निर्माण किया गया है आधुनिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर, उनको लागू करना, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र हो, ये एक आदर्श विषय रखा गया है कि वही व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र तथ्यों के वर्गीकरण और निर्णयों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष निकालना,
उसमें कोई बायस नहीं आना चाहिए, ये आदर्श उसमें डाला गया है, आदर्श एथिक्स की बात डाली गई है। सामाजिक हित उसमें विचार करना, केवल व्यक्तिगत या आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं बल्कि समग्र मानवता के लिए काम करना और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना। अब ये जो बात रखी गई है सामाजिक हित का विचार करना, तो उसमें केवल मानवता शब्द जो यहाँ पर लिए प्रयोग किया गया है, वो समग्र मानवता की तो बात की गई है, किंतु उसमें समग्र जीव सृष्टि, समग्र प्रकृति की बात नहीं विचार में रह आती है, उसका भी विचार करना चाहिए, ऐसा वेदांती शास्त्रों का मत है और इतिहास भी इसके लिए प्रेरित करता है। और बहुत पुराना इतिहास न देखें तो वर्तमान पिछले 50-100 साल वर्ष का इतिहास ही कि उसमें विज्ञान के द्वारा, विकास के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा प्रकृति को कितना नुकसान हुआ है, वो भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि जब सामाजिक हित की बात हो तो समाज के अंतर्गत केवल मनुष्य को न लिया जाए, समग्र जीव सृष्टि को, समग्र नदी पर्वत आदि जो स्थावर जंगम जितनी भी सृष्टि है, प्रकृति है, उस सब का विचार करके किया जाए। क्योंकि नियम तो बन जाते हैं, कागज पे रहते हैं, अमलीकरण में बहुत बाधाएं होती हैं, भ्रष्टाचार भी होता है, ये सब सभी स्तरों पर देखा गया है पूरे विश्व में। आलोचनात्मक सोच तो वैज्ञानिक संशयवाद के माध्यम से दावों का विश्लेषण करना, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर ही विश्वास करना और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना। अब ये जो है वो कुछ मुद्दे, मुख्य मुद्दे हैं। आधुनिक विज्ञान का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसको पढ़ने का, पढ़ाने का, समझने का, उसको आगे बढ़ाने का क्या होना, लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके विषय में है। अब आधुनिक विज्ञान की शोध पद्धति पद्धति के विषय में जब हमने विचार किया था, तो उसमें ये बातें उभर कर आई थी कि वो जो है, अगर उसको वैदिक ज्ञान विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो राजसिक और तामसिक प्रतीत होती है। अब वो राजसिक और तामसिक कैसे प्रतीत होती है, वो आगे आगे थोड़ा विस्तार से हम देख गए हैं, फिर भी यहाँ पर संक्षेप में देख लेंगे। उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अर्थ और काम केंद्रित हैं, और अर्थ भी कैसा तो स्वार्थ केंद्रित, और काम भी कैसा तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं से अंध है, अधिकतर ऐसा देखा गया है पूरे विश्व में। उसका जो विजन और मिशन है वो अदूरदर्शी प्रतीत होता है। ये जो पिछली स्लाइड में देखा कि आधुनिक विज्ञान के लक्ष्य क्या क्या होने चाहिए, तो इसमें जो वस्तुनिष्ठता और सामाजिक हित की बात है, वो उस पर भी ये ज्यादा अधिकतर खरा नहीं उतरता हो, ऐसा पूरे विश्व में देखा गया है। विजन मिशन अदूरदर्शी है, बहुत आगे की सोचे बगैर उसके ऊपर काम हो रहा है कि अभी कैसे डिग्री मिले, अभी कैसे पढ़ाई पूरी हो, अभी कैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो उसकी पूर्ति हो, अभी कैसे कैरियर सेट हो, अभी कैसे पदोन्नति हो। तो ऐसे बहुत सारे स्वार्थ और कामनाओं के द्वारा प्रेरित जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका जो उसके कारण उसका जो विजन और मिशन हो जाता है, भले ही आ, जो उसका लक्ष्य हो वो प्रयत्न किया गया हो कि अच्छा हो, बढ़िया हो, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन के दौर पे आता है उस तो इम्प्लीमेंटेशन के दौरान बहुत बार ये सब उसमें बाधाएं पैदा करते हैं, विक्षेप पैदा करते देखे गए हैं। और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके आउटकम्स क्या निकलते हैं, तो विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, ये प्रश्न प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर कि कितना विकास हुआ और उसके बनाम वर्सेस कितना विनाश हुआ, प्रकृति का ह्रास हुआ, संस्कारों का ह्रास हुआ। ये भी एक विचार की ये भी एक, जब लक्ष्य हम निर्धारित करना चाहते हैं आधुनिक विज्ञान का, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, तो ये भी सोच विचार करने वाली बात है। अब राजसिक और तामसिक जब कहा गया है, तो उसमें हमने गीता के 18वें अध्याय के 38वें श्लोक, 39वें श्लोक का संदर्भ दिया था कि राजसिक कर्म किसे कहते हैं। तो इस हिसाब से जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो राजसिक है, कि उसमें अभी कैसे फायदा हो, अभी कैसे अमृत मिले, अभी कैसे सफलता मिले, उसी को विचार करना, आगे जाकर उसके दूरगामी दूरदर्शी परिणामों का विचार नहीं करना। और जब परिणाम उसके दूरगामी दूरदर्शी परिणाम मिले तो वो विष की तरह प्रतीत होना, जैसे कि कोई केमिकल वेपन कोई राष्ट्र बना रहा हो, तो वो ये विचार करेगा कि अभी मेरे दुश्मन को मैं ये केमिकल वेपन बनाकर डरा दूंगा, लेकिन बाद में उसके लीकेज से, उसके प्रयोग से कितने ही निर्दोष जीवों की हत्या
और उसके प्रयोग के दौरान भी कितने ही जीव सृष्टि की हत्या और ये सब होता है, ये विचारणीय है। तो आरंभ में वो उस अमृत की तरह सुख की चाह करने वाला हो, सफलता उसमें दिख रही हो कि ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम, दूरदर्शी परिणाम विचार नहीं करने के कारण अंत में वो विष की तरह दुख देने वाला, अपने लिए, अपने समाज के लिए, विश्व के लिए बन जाता है। तो ऐसे कर्म को राजसी कर्म कहा जाता है, ऐसे सुख के विचार को राजसी सुख, और ऐसे कर्म से प्रेरित जो सुख प्रतीत होता है उसको राजसी सुख कहा गया है। तो ये संदर्भ में रिसर्च मेथोडोलॉजी राजसी है, ऐसा हमारा मानना है, और इसलिए ये भाव रखा गया था। और तामसी क्यों है, तो बहुत सारा जो शोध कार्य और बहुत कुछ ये जो विश्व में हो रहा है, अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्षेत्रों में, उसमें भी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, जहां पर भी शोध हो रहा है उसमें भी बहुत बार प्रमाद, अब प्रमाद जो है वो प्रमाद भी इसमें निंद्रा आलस्य को, आलस्य और प्रमाद को ही विचार करें तो जो सुख आरंभ में और परिणाम में अपने को मोहित करने वाला हो, अभी नहीं पता है कि ये क्यों कर रहे हैं, आगे जाके भी नहीं पता है कि क्या होगा, तो इस तरह के कर्म को तामसी कर्म कहा गया है। इस तरह के सुख को बस सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, इन्होंने कर दिया तो हम भी करें। तो एक जो स्पर्धात्मक तरीके से चला आ रहा है कि भाई इतने रिसर्च पेपर हो गए, इतनी पेटेंट्स हो गई, इतना ये हो गया, इतना हो गया, हम भी कैसे भी करके कर लें, तो ये जो है ये तामसी है। उसके परिणाम पर विचार नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता पर विचार नहीं होता है। तो ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है, राजसी तामसी मेथोडोलॉजी की वजह से विश्व भर में अर्थ काम केंद्रित, स्वार्थ और कामनाओं से अंध, ऑब्जेक्टिव्स वाले, दूरदर्शी विजन मिशन वाले जो शोध कार्य होते हैं और शिक्षा होती है, उसके परिणाम स्वरूप विकास, या विकास होगा या विनाश होगा, ये हमारे लिए बहुत विचारणीय है। द्रव्य और ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत हैं, स्थूल पंच महाभूत यदि इनको कंसिडर करें हम, जो कि वैदिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर हम द्रव्य और ऊर्जा के मुख्य स्रोत, और आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी जो द्रव्य और ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं मनुष्यों के लिए, मनुष्यों की कामना पूर्ति के लिए, तो उसमें पृथ्वी मुख्य है, जल मुख्य है, और उनसे प्राप्त ऊर्जा के अलग अलग स्रोत जो हैं उसमें अग्नि, और जो उपलब्ध एटमॉस्फियर हमें है, या फिर हम जो गैसेस बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, वायु, और ये सब जहां पर कर रहे हैं, और अब तो बहुत सारे सैटेलाइट्स और उनके उनका पूरा एक नेटवर्क बन गया है, पूरे विश्व में पूरा जाल बिछ गया है पृथ्वी के आसपास। तो वो जो आकाश है, उतना ही आकाश यदि कंसीडर करें, पूरे ब्रह्मांड का आकाश भी न भी कंसीडर करें, तब भी ये पांच जो पंच महाभूत हैं, केवल पृथ्वी का जो भाग है द्रव्य का, वो पृथ्वी स्वयं, और उसकी जो पार्थिव सृष्टि है, मनुष्य निर्मित और प्राकृतिक दोनों, तो वो प्रदूषित क्यों हो रही है इतनी अधिक, इस विकास से और इस शोध कार्य से, इस आधुनिक विज्ञान के शोध पद्धतियों के परिणाम स्वरूप, ये विचार की बात है। जल इतना प्रदूषित क्यों हो रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि आने वाला वर्ल्ड वॉर होगा वो जल के कारण होगा, पीने के पानी की समस्या के कारण होगा, उसके लिए देशों में युद्ध छिड़ जाएंगे। तो जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया और इतनी मात्रा में दिया, उसको भी हम विकास और शोध के नाम पर, रिसर्च के नाम पर, आधुनिक विज्ञान के नाम पर भ्रष्ट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, और एक सीमा से अधिक प्रदूषित कर रहे हैं और कुपित कर रहे हैं। फिर वो जो प्रकृति है उससे हमें झेलना भी पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप हो जाता है, कहीं सुनामी हो जाती है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मानव निर्मित कारण भी, मानव निर्मित विज्ञान भी जिम्मेदार हैं, ऐसा कहीं ना कहीं हम सब लोग मानते ही हैं। तो द्रव्य और ऊर्जा के जो मुख्य स्रोत वैदिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर हैं, आधुनिक ज्ञान विज्ञान भी उसे मानता है, ऐसे पंच महाभूत को, ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो चली आई पिछले 300 400 या 500 वर्षों से, और अभी अपने एक अच्छे एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रही है पूरे विश्व में, विविध इंडस्ट्री के द्वारा, यूनिवर्सिटीज के द्वारा, तो उसमें ये क्या हो रहा है कि राजसिक तामसिक, और ये जो स्लाइड के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका परिणाम ये है कि पंच महाभूत कुपित दूषित हो रहे हैं। और बहुत सारी जीव सृष्टि, ये तो केवल पंच महाभूत का चित्र रखा गया है, बाकी बहुत सारी जीव सृष्टि का ह्रास किया है, और बहुत सारी जीव सृष्टि जो है, बहुत सारी स्पीसीज हैं
वो नामशेष होने के कगार पर खड़ी हैं कि भाई अब ये देखने को नहीं मिलेंगे, ये पक्षी नहीं देखने को मिलेंगे, अगर ऐसे ही चला तो 5-10 वर्ष बाद, 20-25 वर्ष बाद ये जीव जंतु नहीं देखने को मिलेंगे आगे की मनुष्य पीढ़ियों को। तो ये जो है पूरी नेचर की साइकिल है, उसमें भी हम विक्षोभ विक्षेप, उसमें भी हम समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे ये न हो, ये रुके, और इसमें रिवर्सल लाना भी एक एक अन्य कोई ऐसा केवल पर्यावरण के ऊपर होगा, जीव सृष्टि के ऊपर होगा व्याख्यान, उसमें उसकी डिटेल दी जाएगी कि अगर रिवर्सल के लिए भी हम प्रयत्न करें तो वो भी अब मुश्किल है। केवल पिछले 50-60 वर्षों में ही इतना अधिक हमने जीव सृष्टि को हानि पहुंचा दी है, प्रकृति को हानि पहुंचा दी है। ऐसे एविडेंसेस रिसर्च के द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। तो विकास के नाम पर विस्फोट हो रहा है, विनाश हो रहा है, या फिर विकास ही हो रहा है? सृष्टि की संरचना किसने की है, ये तो प्रश्न आधुनिक विज्ञान की सीमा में आता ही नहीं है जैसे। तो सृष्टि की संरचना कैसे हुई है उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन वो भी सीमित इंटरेस्ट है। सृष्टि संरचना का उद्देश्य प्रयोजन क्या है ये भी जानने का। अब सृष्टि की संरचना क्यों हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, ऐसे प्रश्नों के साथ साथ ये प्रश्न बहुत कम सुनने को मिलता है कि सृष्टि संरचना का उद्देश्य क्या है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, उसमें जीव सृष्टि का, सोलर सिस्टम का, उसमें भी पृथ्वी, और पृथ्वी पर भी जीव सृष्टि का होना, मनुष्य का होना, उसका उद्देश्य और प्रयोजन क्या होगा, क्या रहा होगा, और क्या होना चाहिए। तो ये प्रश्न का विचार आधुनिक विज्ञान कितना करता है, वह उसके ऊपर प्रश्नार्थ है। सृष्टि का प्रवाह किस दिशा में जा रहा है, उससे विपरीत प्रवाह में तो कहीं हम नहीं जा रहे हैं आधुनिक विज्ञान के प्रयोग के द्वारा और उसकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है और उसके नाम पर, या फिर उससे यदि हम उसके विपरीत प्रवाह में जा रहे हैं तो क्या होगा? तो विनाश होगा, या फिर वो फ्लरिश होगी? आधुनिक विकास विज्ञान से ये पांच महाभूत प्रकृति प्रदूषित कुपित क्यों? तो ये पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आगे हम जाते हैं। भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान के स्रोत प्रकार, अधिदैव, और भारतीय द्रव्य दर्शन अनुसार द्रव्य ऊर्जा के स्रोत। तो द्रव्य ऊर्जा के स्रोत पंच महाभूत हैं मुख्य रूप से। स्थूल पंच महाभूत, अगर स्थूल भौतिक विज्ञान की बात करें तो उनके गुण आदि पर थोड़ा विचार करते हैं। तो पंच महाभूतों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये जो है पृथ्वी जो है उससे जुड़ा हुआ जो विज्ञान वेदादि शास्त्रों में है उसको उत्पत्ति संबंधित विज्ञान कहा गया। जल से संबंधित जो विज्ञान है उसको स्थिति संबंधित विज्ञान कहा गया। अग्नि जो है उससे संबंधित विज्ञान को संहार विज्ञान कहा गया। वायु तत्व से संबंधित जो विज्ञान है, या वायु तत्व से जो विशेष रूप से प्रकट होता है, वो निग्रह, और आकाश से अनुग्रह का विज्ञान। और तत्संबंधित, इससे पहले हमने पहले या दूसरे या तीसरे सेशन में इनका उल्लेख नहीं किया था, तो उत्पत्ति सूर्य से जुड़ी है, स्थिति विष्णु, संहार शिव, निग्रह शक्ति, और अनुग्रह गणेश। तो ये जो देव पंचायतन, वेदा वैदिक देव पंचायतन कही जाती है, जिनका प्रचलन आदि शंकराचार्य जी ने विशेष रूप से 2500 वर्ष पूर्व किया, और इन्हीं पांच देवों के अथर्वशीर्ष भी मिलते हैं। तो ये जो है ये अधिदेव के रूप में वेदादि शास्त्रों में प्रचलित हैं और बताए गए हैं, और इनकी ही उपासना केवल वैदिक ज्ञान विज्ञान के दर्शन शास्त्रों में बताई गई है, और इनकी या इनके अवतारों की। तो स्थूल इंद्रियों की जो सीमा है, क्योंकि हमने पहले और दूसरे सेशन में इस पे बहुत विचार किया था। ज्ञान विज्ञान के स्रोत, द्रव्य और ऊर्जा के स्रोत, ये पंच महाभूत हैं। दिक काल, मतलब दिक मतलब स्पेस, काल मतलब टाइम, और प्रकृति मतलब नेचर या भगवान की शक्ति। निरालंबोपनिषद के अनुसार ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, उसके अनुसार परमात्मा और उनकी माया शक्ति या प्रकृति। तो ये जो थे, ये ज्ञान विज्ञान के स्रोत थे, ये ऊर्जा के और द्रव्य के भी स्रोत थे। और इसलिए एक विचार ये भी रखा गया था कि साइंस को, विज्ञान को पांच विभागों में विभाजित करना चाहिए। उत्पत्ति का विज्ञान, सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान, सृष्टि की स्थिति का विज्ञान, वो कैसे स्थित रहती हैं, कैसे वो मेंटेन रहती हैं, कैसे सस्टेन करती हैं। तो स्थिति विज्ञान, संहार का विज्ञान, प्रलय कैसे होता है। तो स्थूल पंचमहाभूत का ही विचार करें तो निग्रह का विज्ञान और अनुग्रह का विज्ञान। और इसी से संबंधित विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का विचार वैदिक दर्शन शास्त्रों और वैदिक वेदादि शास्त्रों के अनुसार इसके विभाग कर सकते हैं। और तो स्थूल इंद्रियों की जो सीमा है, तो
इसमें हमने जो देखा था उसमें स्थूल भौतिक विज्ञान के वेदादि शास्त्रों के अनुसार चार विभाग बनाए थे। स्थूल वेदादि स्थूल पंच महाभूतों वाला वैदिक विज्ञान, सूक्ष्म वैदिक विज्ञान, कारण लेवल का वैदिक विज्ञान और देहातीत अथवा कारणातीत वैदिक विज्ञान, इन चार विभाग में भी हमने वैदिक ज्ञान विज्ञान को विभाजित किया था इससे पूर्व के व्याख्यान में। तो उसमें स्थूल इंद्रियों की ये सीमा है कि स्थूल भौतिक विज्ञान की इसलिए ये सीमा बन जाएगी कि वो वर्तमान तक सीमित रहता है। उसके लिए वो उस समय की स्लाइड्स को देखना पड़ेगा, वो लेक्चर को देखना पड़ेगा इससे जोड़ने के लिए। तो मन की असीमितता, अब मन जो है वो सूक्ष्म शरीर से संबंध रखता है। तो मन की असीमितता वैदिक दर्शन में ये बताई गई है कि वो भूत वर्तमान भविष्य इन सब में उसकी गति है, सूक्ष्म में भी उसकी गति है, और जो सूक्ष्म शरीर कहा गया है वो मन से ही संबंधित है। तत्संबंधित जो मध्यमा वाणी है वो भी मन से ही संबंधित बताई गई है। इसके अलावा भारतीय दर्शन अनुसार द्रव्य ऊर्जा के जो स्रोत हैं पंच महाभूत, तो उसमें पृथ्वी द्रव्य रूप में दिखती है, अनुभव में आती है, जल द्रव्य रूप में अनुभव में आता है, अग्नि ऊर्जा के रूप में, वायु जो है वो द्रव्य और ऊर्जा दोनों के रूप में। हम अब आधुनिक विज्ञान से इतना समझ पाए हैं कि वो द्रव्य के रूप में भी उसको सिलेंडर में भर दे तो द्रव्य के रूप में भी, एलपीजी के रूप में भी प्रेशर के साथ उसको विचार कर सकते हैं, और ऊर्जा के रूप में तो वो है ही, प्रयोग होता ही है। आकाश जो है वो अदृश्य है। अब आकाश जो है इसके ऊपर एक प्रश्न यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि जो डार्क एनर्जी डार्क मैटर कहा की बात आज कल हो रही है आधुनिक विज्ञान में, मॉडर्न फिजिक्स में, उसमें आकाश में अथवा ब्रह्मांड में, अवकाश में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की जो बात है वो लगभग अभी तक विज्ञान ने, आधुनिक विज्ञान ने जो ब्रह्मांड के जितने प्रतिशत भाग को नहीं एक्सप्लोर किया है वो प्रतिशत भाग हैं करीब 96%। तो लगभग जो 96% जो ब्रह्मांड का भाग है उसमें ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर स्थित है, ऐसा आधुनिक विज्ञान का मानना है। ऐसा सुनने में आया है, देखने में आया है विविध स्रोतों के द्वारा। और जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं पंच महाभूत के रूप में, या जो भी, खास करके पृथ्वी और जल वायु के रूप में, जो सेलेस्टियल बॉडीज और जो भी हम मैटर देख रहे हैं वो अराउंड 4% ही है बाकी की। तो इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो मॉडल वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार पंच महाभूतों का जो मॉडल है उसके अनुसार ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या होना चाहिए, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। और मेरा मानना है कि उनके विचार में पंच महाभूतों का जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है वो बहुत सहायक हो सकता है और प्रेरक हो सकता है उनके ऊपर विचार करने में, शोध कार्य करने में। पृथ्वी का रूपांतर कठिन है अन्य द्रव्यों में, पृथ्वी से जल में, अग्नि में, वायु में या आकाश में। जल से कोई भी रूपांतर मध्यम कक्षा का माना जाएगा, अग्नि से कठिन है, वायु का सरल है, आकाश से कठिन है एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में रूपांतर। विशेष रूप से पृथ्वी दृश्य है, जल अधिकतर दृश्य होता है, अग्नि अदृश्य भी है और दृश्य भी है, वायु तो ड्यूअल नेचर जैसा हुआ अग्नि का, वायु जो है वो लगभग अदृश्य रहता है, आकाश जो है वो भी अदृश्य है। और उनके जो गुण विशेष बताए गए हैं, तो पृथ्वी में 5 गुण पाए गए हैं। तो आकाश से शुरू करते हैं। आकाश में एक गुण है, शब्द कहा गया है वैदिक ज्ञान विज्ञान वैदादि दर्शनों के अनुसार। वायु का जो है शब्द और स्पर्श दोनों है, लेकिन विशेष गुण उसका स्पर्श गुण है। अग्नि के शब्द स्पर्श रूप तीनों गुण हैं उसमें, लेकिन विशेष रूप से रूप उसका गुण है। उसी के कारण अग्नि अर्थात प्रकाश भी ले सकते हैं, लाइट भी ले सकते हैं, लाइट इज इंक्लूडेड इन अग्नि। जल जो है वो शब्द स्पर्श रूप रस, और पृथ्वी जो है वो 5 गुणों वाली, शब्द रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों गुण वाली है। इन 5 के अतिरिक्त कोई गुण प्रकृति में विद्यमान नहीं है, ऐसा वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार बताया गया है। अर्थात पृथ्वी के आगे ऐसा कोई छठा तत्व नहीं है
इस ब्रह्मांड में कि जिसमें 6 गुण हो, या फिर जिसमें ये 5 गुण हो और एडिशनल इन 5 के अलावा एक और गुण हो। और दर्शन शास्त्रों में इससे संबंधित ये बात भी बताई गई है कि क्यों इसका एक इनडायरेक्ट रीजन ये भी बताया गया है कि हमारे पास इन 5 के अनुभव के लिए 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं। तो अगर छठा तत्व होता ब्रह्मांड में, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के अलावा, तो उसके लिए हमारे पास छठी इंद्रिय होती ही, ऐसा एक इनडायरेक्ट रीजन भी हमारे दर्शन शास्त्रों में बताया गया है। तो जो तत्वों की जो चरम अवस्था है, चरम परिणति है, वो पृथ्वी तत्व में है। और पृथ्वी के ऊपर और या पृथ्वी से उद्भव हुए जितने भी पदार्थ हैं वे पार्थिव पदार्थ कहे जाते हैं, और उसमें केवल 5 ही गुण पाए जाएंगे, उससे अधिक छठा गुण असंभव है। आगे द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के नियम के विषय में यदि विचार करें हम, तो आधुनिक मतानुसार और बाद में भारतीय वैदिक दर्शनानुसार, तो इसमें मैटर और मास इंटरचेंजेबली यूज हुए हैं वर्ड्स, बिकॉज मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये भी कहीं पर आता है। सो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी देखें तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये द्रव्य के लिए कहा गया। और ये कब दिया गया है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर्मली ये स्टेट किया गया एंटोनी लविजर द्वारा 1779 में, लगभग 250 वर्ष पूर्व। ऐसा मॉडर्न फिजिक्स, ऐसा मॉडर्न साइंस कहता है। तो वो ये कहते हैं कि इन्हें क्लोज सिस्टम, जो कि आइडियल सिचुएशन में मतलब प्रकृति में पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेबोरेटरी में या फिर ऐसे आइडियल सिचुएशन के हिसाब से ये धारणा दी गई, ये लॉ दिया गया। In any closed system, the total mass of reactants before a chemical or physical change always equals the total mass of products after the change. In other words, mass cannot be created or destroyed. It is only rearranged into new forms. New forms मतलब जो भी प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं उसी में होगा, कोई नया फॉर्म तो आएगा नहीं। The law of conservation of matter says that the amount of matter stays the same even when matter changes form. ठीक है। तो ऐसे ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी के लिए कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो ये आधुनिक साइंस के अनुसार, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न साइंस के अनुसार हम जानते हैं और पढ़ाते हैं। अब यही द्रव्य और ऊर्जा संरक्षण के नियम में भारतीय दर्शन कैसे प्रेरक बन सकता है, यही पढ़ाने, समझाने, समझने के लिए। और जैसे आगे कहा गया है कि भारतीय दर्शन के जो सिद्धांत हैं वे न केवल दर्शन के सिद्धांत हैं, लेकिन वो आधुनिक, वो वैदिक ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरक तो है ही, उसी से उद्भूत है और उसी को समझाने के लिए है, लेकिन वो मॉडर्न साइंस के लिए या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से हम जो पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, उसको समझने समझाने के लिए भी कितना यूजफुल है वो हम देखते हैं। और यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता, ईशावास्योपनिषद, इससे कुछ संदर्भ लिए गए हैं और बाद में दोनों की संक्षिप्त तुलना है। तो ये श्लोक पहले भी मैटर मैटर और एनर्जी के विषय में भी प्रयोग हुआ था, प्रस्तुत हुआ था। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक कहता है कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मेरी अध्यक्षता में, हे अर्जुन, ये समग्र प्रकृति जगत को रचती है और इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन होने की बात, और ये जो स्थूल पदार्थ हैं उनमें परिवर्तन होने की बात, खास करके स्थूल पंच महाभूतों में या उनसे बने पदार्थों में, इंक्लूडिंग अवर फिजिकल बॉडीज, हमारे शरीर के विषय में भी श्रीमद् भगवत गीता में बहुत बार आया है। जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होते हैं, हम ये जो रेड और ब्लू कलर में है वो सेंटेंस रिकॉल करेंगे, ये आगे पहले डिस्कस हो चुके अरे हैं। तो पातीचा कांदा होता ना, एक्सक्यूज मी, पातीच्या कांद्याचे काढून ठेवले। प्लीज म्यूट करिएगा। सॉरी सॉरी। थैंक यू। तो जो भी पदार्थ हमको परिलक्षित होते हैं उसके मूल में भगवान और भगवान की शक्ति प्रकृति सन्निहित है। सो क्रिएटर और मेकर और मैटर की बात हमने की थी। जो परम तत्व या ब्रह्म तत्व है वह जगत का न केवल निमित्त बल्कि उपादान कारण भी हैं। मेकर और मैटर दोनों ही वो परम तत्व है, परमात्मा तत्व है। ऐसा हमने विचार पहले इसके ऊपर चिंतन
चर्चा कर चुके हैं। और उसी एग्जैक्टली बताएं तो लेक्चर 2 में हमने जो आइडियाज कुछ देखे थे वो थे कि मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। तो एनर्जी और मैटर का विचार जिसमें किया गया था उसमें ये बात आई थी, उसको थोड़ा रिकॉल कर ले क्विकली। एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड सुपर सोल इज द सोर्स ऑफ सोल एंड एनर्जी बोथ। तो ऐसा कुछ विचित्र विचार हमने किया था, दर्शन शास्त्रों के अनुसार ये सही मालूम होगा। और इसी संदर्भ से, ये आइडियाज के संदर्भ से ही भगवत गीता से श्लोक, क्योंकि यहाँ पर द्रव्य और ऊर्जा के मूल स्रोत हैं वो ईश्वर, और खास करके ऊर्जा का मुख्य स्रोत आत्मा कहा गया है, जिसके ऊपर डिटेल में अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो है, तो पंचीकृत पंच महाभूत कहा गया है स्थूल पंच महाभूत को। और अभी जैसे पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु की उत्पत्ति और उनके गुण बताए गए, ये भी आगे बताया गया है कि वैदिक गणित के जो दो सूत्र हैं वो इसी के आधार पर भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित में दिए थे। कैसे? पहले से एक अधिक, तो एक गुण से अधिक गुण शून्य था अव्यक्त, उसमें से एक गुण वाला आकाश, उसमें से एक और अधिक गुण वाला वायु, उसमें एक और अधिक गुण जोड़ा गया रूप, तो अग्नि बन गया शब्द स्पर्श रूप। ऐसे करके एक एक करके सृष्टि क्रम जो ब्लू कलर से दिखाया गया वो सृष्टि क्रम हुआ। और अगर इसमें से एक एक गुण तिरोहित करते जाए, एक एक जब इनका गुण अदृश्य होगा, एनिहिलेट होगा, तो पृथ्वी जो है वो जल में परिवर्तित हो जाएगी, जल जो है वो अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, और आकाश शून्य में चला जाएगा। तो ये जो क्रम है प्रलय का क्रम, वो ब्लैक एरो जो है उस दिशा में होगा, उस क्रम में होगा। एक दिने पूर्वेण, पहले से एक कम गुण वाले तत्व में क्रमशः ये सारे तत्व परिवर्तित होते जाएंगे। तो ये सृष्टि और संहार का क्रम वैदिक दर्शन में दिया गया है। और इस क्रम से सुपर सोल से एनर्जी और मैटर आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि यदि हम लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का विचार करें और वैदिक दर्शन के अनुसार विचार न भी करें, तो ये विचार करना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जब सृष्टि नहीं हुई थी, ओके, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले की जो क्षण थी, मोमेंट थी, तब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी जो अभी स्टेट किया गया मॉडर्न साइंस के द्वारा उसका क्या होगा? ठीक है, ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरी बात, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स अगर सोचे, प्रलय कि सब कुछ खत्म हो गया, तो तब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी जो मॉडर्न साइंस पढ़ाता है उसका क्या होगा? तो ये सिंगुलरिटी जैसी सिचुएशन होगी ये दोनों। जबकि वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार यदि हम इसको समझना चाहे तो ये सिंगुलरिटी जैसी सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे ही व्याख्यायित करता है कि कैसे तत्व एक के बाद एक अव्यक्त में से, शून्य में से प्रकट होते हैं, एक एक अधिक गुण वाले तत्व प्रकट होते हैं और बाद में उनसे ये सृष्टि बनती है, प्रकृति बनती है। सॉरी। अब लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी को विचार करें हम कि कैसे ये प्रेरित कर सकते हैं दर्शन के सिद्धांत इसमें। मॉडर्न लॉज, मॉडर्न साइंस के लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी हैं उनको। तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के अंतर्गत है और जिसका समय काल लगभग 5,000 वर्ष पूर्व माने, हम महाभारत कालीन माने, तो उसमें दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में है, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। यह मैं केवल ट्रांसलेशन ले रहा हूं, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। शांकर भाष्य में यह बताया गया कि ये जो भूत संघात अदर्शन से आया और पुनः अदृश्य हो गया, तो उसके लिए हे अर्जुन तुम्हें क्या चिंता करनी, ये तो चलता रहेगा। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर जो भूत संघात कहा गया वो जीवात्मा के लिए कहा गया है। युद्ध में जो अर्जुन के विपक्ष में उसके सगे संबंधी थे, उसके जिनके लिए वो शोक कर रहा था, तो उसके संबंध में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब ये नहीं जन्मे थे इस शरीर में तब वे अप्रकट थे, तो कहीं पर तो थे तब भी, बाद में ये इस शरीर से जन्मे और इनकी मृत्यु निश्चित है, जाता से ही ध्रुव और मृत्यु, दूसरे श्लोक में ये भी आगे बताते हैं
कि जो प्रगटा उसका परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही, और जन्म का मृत्यु, मृत्यु का जन्म हो, चक्कर चलता ही रहेगा। तो इसमें शोक करने वाली बात नहीं है। तो ये सिद्धांत भी, ये दर्शन का सिद्धांत जो जीवात्मा के लिए है, जो आत्मा के लिए है, ठीक है, पंच महाभूतधारी जीवात्मा के लिए है, वो पंच महाभूतों के ऊपर भी लागू करने का विचार कर सकते हैं। अब यहाँ कोई ये ना कहे कि जो अनात्म वस्तुओं जो आत्म वस्तुओं का, आत्म तत्व का जो ज्ञान है, सिद्धांत है, वो अनात्म के ऊपर लागू नहीं कर सकते। हम केवल यहाँ पर मॉडर्न साइंस का जो ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी हैं, उसको आत्म तत्व के विज्ञान के द्वारा ही समझने का प्रयत्न करते हैं। ये केवल समझने के लिए है, उसको लागू करने वाली बात नहीं है। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, फिर से अगर विचार करें हम, तो गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक कहता है कि वास्तव में न तो ऐसा ही था कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तो मैटर और एनर्जी जो अभी थी अभी नहीं है, ऐसा उनका ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, एक पदार्थ में से दूसरे पदार्थ में। अभी लकड़ी थी, वो जल गई, उससे अग्नि प्राप्त हुई, उससे ऊष्मा प्राप्त हुई, प्रकाश प्राप्त हुआ, उसमें से भस्म हो गया कुछ पार्ट, कुछ वायु हो गया, कुछ वातावरण में ऊर्जा के रूप में चला गया, तिरोहित हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता ही रहेगा, तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य हैं। तो ये जो पंच महाभूत भौतिक जगत है, अगर इसका हम ये स्टेट न देखें, इफ वी इग्नोर द व्हाट वाज देयर बिफोर इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड व्हाट विल बी आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, तब ये सिद्धांत लागू उसमें भी हो सकता है कि तीनों कालों में ये पंच महाभूत वाला जो जगत है, या फिर साइंस में ऐसे ऐसी धारणाएं तो ली ही जाती हैं कि अ, कम टाइम स्पैन में हमने देखने जाए तो सब रहेगा ही, सब है ही, बस ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहेगा इसका। ठीक है। तो अगर हम सृष्टि से पहले और प्रलय के बाद का विचार न करें, तो आत्म तत्व से, आत्मा से जीवात्मा संबंधित ये जितने भी श्लोक और सिद्धांत हैं दर्शन शास्त्रों में या श्रीमद् भगवद गीता में दिए हुए, वे सारे हम पंच महाभूतों के ऊपर भी लगा सकते हैं कुछ ना कुछ आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, और उसको समझ सकते हैं। दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में शीत और उष्ण, सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग का प्रारंभ और अंत होता है, वे अनित्य हैं, उनके तुम सहन करो। तात्पर्य है कि इंद्रियां, उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील हैं, वो आते हैं जाते हैं। तो मैटर और एनर्जी के जो अलग अलग स्टेट्स हैं, वो भी आते हैं जाते हैं, वे अनित्य हैं। तो इसलिए उसमें कुछ विचार करना नहीं चाहिए, वो उनका कंजर्वेशन रहेगा। इवन इफ वी कंसिडर द यूनिवर्स एज अ क्लोज सिस्टम, अगर यूनिवर्स को हम क्लोज सिस्टम कंसिडर करें, तो वैदिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर भी पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत जो हैं, पंचीकृत क्यों कहा जाता है और अपंचीकृत क्या है, वो उसके लिए अलग समय चाहिए होगा। तो पंचीकृत पंच महाभूत का तात्पर्य है जो पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु को, पृथ्वी जल तेज आकाश वायु को हम देखते हैं वो रूप में, स्थूल रूप में, जिसको मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न केमिस्ट्री डील जिससे कर सकते हैं, वो रूप में भी अभी के लिए समझ सकते हैं। तो वे जो हैं, वो कंजर्व, उनके द्वारा जो चल रहा है पूरा सिस्टम ये नेचर का, उसमें इन पांच तत्वों का कंजर्वेशन होता है। मैटर का कंजर्वेशन होता है, और जो मैटर और एनर्जी ये इस इनसे उत्पन्न होते हैं, उनका भी कंजर्वेशन होता है। गीता 2:27, दूसरा अध्याय का 27वां श्लोक, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, जाता से ही ध्रुव और मृत्यु, जो ध्रुव जन्म, ध्रुवम जन्म मृत से ज। इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्या अटल है अपरिहार्य है? कि जिनका भी नाम और रूप है, वैदिक दर्शन ये कहता है कि ना, वेदांत दर्शन ये कहता है कि नाम रूप वाला जितना भी कुछ है, वह सब परिवर्तनशील है और नाशवान है। तो इसके लिए विचार नहीं करना चाहिए, और उनका कंजर्वेशन एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, और उनका कंजर्वेशन यहाँ पर होता ही है। आगे, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण चराचर जगत को रचती है, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन है वो चलता रहेगा, कंजर्वेशन के रहते हुए ये विचार करना चाहिए। कार्य कारण सिद्धांत और
वैदिक गणित के आधार पर भी ये विचार हम कर सकते हैं। ईशावास्योपनिषद में जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, मंत्र हैं, पूर्ण मदः से शुरुआत जिसकी होती है, वह पूर्ण है। जो यह है वह भी पूर्ण है, क्योंकि जो वह है वो भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। और जब पूर्ण से पूर्ण लिया जाता है तो पूर्ण ही शेष रह जाता है। यह मंत्र ब्रह्म की असीम अपरिवर्तनीय प्रकृति को दर्शाता है, कि सृष्टि उत्पत्ति के बावजूद ब्रह्म की पूर्णता में कोई कमी नहीं आती। तो जो ब्रह्म है, उसी में, उसी से अव्यक्त उत्पन्न होता है, उसी के अव्यक्त और प्रकृति से ही बाकी सृष्टि उत्पन्न होती है। तो मेकर और मैटर दोनों एक ही तत्व हैं, वही ब्रह्म तत्व मेकर भी है और वही मैटर भी बनता है। ये विचार अगर करें तो यहाँ पर जितना भी हमें पंचभूत के रूप में, पंच स्थूल महाभूत के रूप में भी दिखाई पड़ता है, अगर केवल मॉडर्न साइंस की बात करें तो, क्योंकि ये हमारी दृष्टि मॉडर्न साइंस के हिसाब से, मॉडर्न साइंस के एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से स्थूल दृष्टि से हम सोचते हैं। हम केवल स्थूल इंद्रियां ही, हमारी जो आंख कान नाक मस्तिष्क देख सकते हैं, समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं, उसी को हम प्रमाण मानते हैं। तो तब भी ये सूत्र सही है कि जो है उसका कंजर्वेशन होगा, चाहे वो मैटर हो चाहे वो एनर्जी हो, बस उसका परिवर्तन होता रहेगा। दोनों की अगर संक्षिप्त तुलना की जाए तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, यदि हम इस ये 250 वर्ष पूर्व मॉडर्न साइंस में दिया गया, अगर हम भारतीय दर्शन शास्त्रों के अनुसार, वैदिक ज्ञान विज्ञान के अनुसार दिया गया, या उसका पढ़ाने का विचार करें या समझने का विचार करें, तो ये सिद्धांत न केवल स्थूल पंचमहाभूत के विषय में, लेकिन सूक्ष्म कारण और आत्म तत्व तक इसकी पहुंच है, समझ है, और इससे समझाया जा सकता है वह विज्ञान ज्ञान। तो वो कम से कम अगर महाभारत के दृष्टांत ले, भगवत गीता के दृष्टांत ले, तो भी 5 वर्ष उसकी आयु मानी जाएगी। अगर रामायण से उसके दृष्टांत हम निकालते हैं, योग वाशिष्ठ से उसके दृष्टांत निकालते हैं, वशिष्ठ ऋषि और राम जी के संवाद के रूप में, तो वो उससे भी प्राचीन हो जाएगा। तो तात्पर्य ये है कि यदि हम कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी समझाना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे वैदिक ज्ञान विज्ञान के दृष्टांत हैं, संदर्भ हैं, जिससे इसको अधिक प्राचीन परिप्रेक्ष्य में संदर्भों के साथ समझाया जा सकता है। मॉडर्न लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी आप अगर स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ाते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी? मॉडर्न फिजिक्स या मॉडर्न केमिस्ट्री या मॉडर्न साइंस तक रहेगी। जबकि यदि इसको दर्शन सिद्धांत के आधार पर, दर्शनों के, वैदिक दर्शन, भारतीय दर्शन के सिद्धांत के रूप में हम अगर हम पढ़ाते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं विद्यार्थियों को, और उसके ऊपर विचार करते हैं, तो उसके द्वारा दर्शन में भी शोध कार्य संभव है, विचार करना संभव है। उसके द्वारा मॉडर्न साइंस के ऊपर भी विचार करना संभव है, एज अ टूल उसको या उसकी एप्लीकेशन विचार कर सकते हैं। और व्यवहार में भी, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, तो व्यवहार में भी उसको समझाना संभव है। फ्यूचर क्या है? तो मॉडर्न लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो कोई नया इन्वेंशन हो, नया रिसर्च हो, नई शोध हो, नए एक्सपेरिमेंट्स हो, उसके आधार पर इसका स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस में तो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। कुछ कुछ भी समय के साथ न बदले ऐसा नहीं है। जैसे कि न्यूटन्स के लॉज थे, फिर भी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थियरी से और उसके द्वारा जो फिजिक्स के लॉज थे, खास करके अधिक स्पीड वाली जो सोलर सिस्टम और गैलेक्टिक बॉडीज हैं उनके लिए, तो उसमें न्यूटन के लॉस नहीं लगते हैं, बाद में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी लगने लगी। और उससे भी आगे अभी स्ट्रिंग थियरी और क्वांटम थियरी क्या क्या लगेंगे। तात्पर्य ये है कि मॉडर्न साइंस के जो लॉज हैं, सिद्धांत हैं, वो समय के साथ बदलेंगे, अर्थात वह शाश्वत नहीं है। जबकि वैदिक ज्ञान विज्ञान के आधार पर जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनको वैदिक दर्शनों में तो सनातन सत्य के रूप में, सार्वत्रिक सिद्धांत के रूप में, त्रिसत्य अर्थात तीनों कालों में सत्य के रूप में बताया गया है, समझाया गया है। वैदिक ज्ञान विज्ञान में जहाँ ज्ञान शब्द है, वहाँ ज्ञान शब्द की यदि हम वेदांत दर्शन के अनुसार व्याख्या देखें, आदि शंकराचार्य जी और अन्य आचार्यों के भाष्यों में देखें, तो ज्ञान शब्द का तात्पर्य यही है कि वह दर्शन, वह बात, वह विषय और उसकी प्रक्रिया की ऐसी समझ कि जो शाश्वत हो, जो समय के साथ बदलने वाली न हो। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। इस स्वरूप में हमें ज्ञान का विचार
वैदिक सिद्धांतों का विचार प्राप्त होता है। यूनिवर्सलिटी की बात करें तो यस, अभी जो बात कही उसके अनुसार वैदिक ज्ञान विज्ञान के सिद्धांत जो हैं, दर्शन के जो सिद्धांत हैं, वो यूनिवर्सलिटी के रूप में वहां पर प्रस्तुत किए जाते हैं, और हमें इसके ऊपर ये रूप में विचार करके उनकी एप्लीकेशंस के रूप में लिए विचार करना चाहिए। अब मॉडर्न लॉज ऑफ कंजर्वेशन जो हैं, जैसे मैंने दो दृष्टांत दिए कि बिफोर इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स एंड आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स, ये सिंगुलरिटीज की तरफ चला जाता है मॉडर्न लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये उसकी एक न्यूनता है, ऐसा मुझे लग रहा है। यदि मेरी इस विचार में कोई त्रुटि हो तो आप बता सकते हैं। स्टेट के बारे में करें तो मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है, ये जो बात अभी मैंने कही कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इरेलीवेंट टाइम इंडिपेंडेंट है, तो स्टेटिक का अर्थ होता है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, नॉन स्टेटिक का मतलब डिपेंडिंग ऑन टाइम। तो समय के साथ वह बदल सकता है, समय की अवधारणा के साथ भी वह बदल सकता है, टाइम एलिमेंट की। जबकि ऐसा वैदिक दर्शन में नहीं है, वैदिक ज्ञान विज्ञान के वेदांत दर्शन में तो खास करके नहीं है। तो पुनः यदि हम विचार करें कि आधुनिक विज्ञान उसका लक्ष्य, उसकी शोध पद्धति, उसके परिणाम आदि पर विचार करें, उससे प्रकृति और पंच महाभूत को कितना ह्रास हुआ है, कितना दूषित प्रदूषित वे हुए हैं, उसके ऊपर कभी विचार करेंगे, समय होगा तो। और उसके लिए भी कुछ प्रस्तुतिकरण उपलब्ध हैं। तात्पर्य यह है कि गंतव्य का ज्ञान हो, हम मॉडर्न साइंस के जरिए, मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजीज के जरिए कहाँ पहुंचना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी हमें कितनी है, हमारे शिक्षकों, हमें हमें जिसने पढ़ाया उनकी कितनी थी, जो वैज्ञानिकों ने 200 300 400 वर्ष में ये मुख्य मॉडर्न साइंस के नाम से, मॉडर्न फिजिक्स के नाम से काम किया है, उनकी क्लैरिटी कितनी थी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो जो शोध कार्य कर रहे हैं, वो जो थियरीज दे रहे हैं, उसका लक्ष्य क्या है। तो गंतव्य अर्थात लक्ष्य जहां हमें पहुंचना है, गंतव्य का ज्ञान हो तब गंता मतलब जो ट्रैवलर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वह अपनी गति को गंतव्य तक पहुंचा सकता है। लेकिन लक्ष्य ही क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा कि बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, और उससे दिशा भ्रम भी पैदा होगा, अव्यवस्था भी पैदा होगी, और उससे प्रकृति का ह्रास, प्रकृति का विनाश भी होने लगेगा। विश्व स्तर पर विज्ञान का लक्ष्य क्या निर्धारित है, क्या होना चाहिए, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। लक्ष्य विहीन गति का परिणाम क्या होगा। अगर कोई पदार्थ है, वस्तु है, या हमारा मस्तिष्क है, उसका लक्ष्य निश्चित सुनिश्चित नहीं है, विज्ञान के छात्र के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, शिक्षक के रूप में, तो उसका परिणाम क्या होगा, इस पर भी बहुत गंभीर विचार होना चाहिए। सृष्टि संरचना का जो प्रयोजन या लक्ष्य है, प्रकृति के हिसाब से ही समझे, कम से कम उसने इतनी सारी जीव सृष्टि ऐसे ही थोड़ी उत्पन्न की होगी, अपने अंदर समाई होगी, प्रकट की होगी। इतनी सारी स्पीसीज हैं, सब एक दूसरे की कड़ी में हैं, सब एक बहुत सब सब एक साइकिल में रहते हैं कि इसका आहार ये है, उसका आहार वो है। वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आगे जीवन बढ़ाने में, अपनी अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में। तो उसको जब हम तोड़ते हैं, उन 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 स्पीसीज की कड़ियों को तोड़ते हैं, तो हम क्या उस जो संरचना का जो प्रयोजन है, सृष्टि की संरचना का प्रयोजन है, उसमें बाधक नहीं बन रहे हैं। उससे एक हुए बगैर, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, उससे हमारा लक्ष्य एक हुए बगैर, उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य एक बनाए बगैर, या फिर उससे विपरीत लक्ष्य बनाकर हम क्या प्राप्त कर लेंगे और क्या प्राप्त होगा, ये भी गंभीर विषय है। उसे समझे बगैर हम विज्ञान को क्या दिशा दे पाएंगे, ये विचार करना चाहिए। इट इज नेवर टू लेट। धन्यवाद। अभी सेशन में जो जो मन में प्रश्न या कोई सुझाव हैं वो आप रख सकते हैं। अ, कोई भी एक अपना माइक खोलें और अपना प्रश्न रख सकते हैं। आनंद प्रकाश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, नमस्कार सभी को। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका। मेरा प्रश्न ये है कि अब इसके आगे क्या स्टेप है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही, पर इस बदलाव को लाया कैसे जाएगा।
ये मेरे मन में विचार आ रहा था। थैंक जी धन्यवाद। आपने व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन पूछा, तो ये क्रम, ये श्रृंखला हम जारी रखें, इसके ऊपर विचार जारी रखें। और न केवल विचार जारी रखें, लेकिन जैसे ये इस श्रृंखला में चौथी मीटिंग है, चौथी संगोष्ठी है, इसमें हम भौतिक विज्ञान और अन्य विषयों को भी लें, उसके ऊपर विचार करें, और ये जो विचार हैं उसके ऊपर हम शोध कार्य तो करें ही करें, हमारे विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर इन विचारों को ट्रांसफॉर्म करें, पहुंचाए। इस रूप में ग्रंथ लेखन है, रिसर्च पेपर हैं, सेमिनार वर्कशॉप, या जो भी कुछ हमारे पास जो भी अवेलेबल सिस्टम है, उसमें हम इन विचारों को, इन भावों को, वैदिक ज्ञान विज्ञान के जो सूत्र हैं उनको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो कार्य करना है। यू। विजय प्रसाद उपाध्याय जी का जो उपस्थित हैं, विजय जी कुछ। जी श्रीमान नमस्ते विजय जी। जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। कुछ अपने विचार प्रकट करें विजय जी, कुछ सुझाव। विजय प्रसाद उपाध्याय जी नमस्ते जी। कुछ नमस्ते अपने जी। विचार प्रकट करें, कुछ अपने जी विचार प्रकट करें, जी आप सुझाव। ऑडियो हैं, आप सुनाई दे रहे हैं, प्लीज गो। जी। जी जी। जी। जी मैंने आपके पूरे व्याख्यान सुने और पहले के भी व्याख्यान में मैं भाग लिया, और जहां सुन नहीं पाया था तो यूट्यूब में भी देखा। आपने जो जो वास्तविक स्वरूप है, जो भारतीय हमारी विज्ञान अध्ययन और शोध पद्धति को आपने बहुत संक्षिप्त में और सार रूप में प्रस्तुत किया। और वास्तव में आज की इस व्यवस्था में जैसा जितना आज तक हमारे पूर्वजों ने अभी के समय में जो हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान पद्धति को पुनर्जीवित किया है, उसे अध्ययन करना और प्रस्तुत करना हमें चाहिए। जैसे कि पूर्व वक्ता जो प्रश्न में आपने जो उत्तर दिया, तो इस क्रम में कुछ पुस्तकें पहले से छपी हुई हैं, जैसे कि फिजिक्स के ऊपर आपको पता ही होगा, डोंगरी जी की हिंदी में और अंग्रेजी में पुस्तक है, नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित है। और वो फिजिक्स में भी पीएचडी थे और वैशेषिक दर्शन में भी उन्होंने पीएचडी किया था। तो ऐसे कुछ विद्वान हैं। तो इन विषयों को लेकर के डॉक्टर साहब के साथ हमारा मतलब चर्चा होता रहता है। तो मेरा तो यही रहेगा कि जितने भी यहाँ पे प्रतिभागी हैं या पहले से भी जो इसमें भाग लिए हैं, वो इन सब पुस्तकों को पढ़ें, एकदम बेसिक लेवल से, जो है पंच महाभूत जैसे आपने बताया, उसी से इन विषयों को, मतलब जो फंडामेंटल विषय है उसको विद्वानों ने प्रस्तुत किया है। फिर आगे हम उसको बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर, और अध्ययन और शोध कार्य करके। जी। और आपके ये जो व्याख्यान जो हुए हैं, ये भी इस दिशा में एक मतलब प्रेरणा और एक मतलब दिशा देने वाला हम सबके लिए रहेगा। तो ये क्रम जो है ये चलता रहे तो अच्छा रहेगा। और जो जो आग्रही हैं वो भी इस विषय में कुछ पुस्तकों की आवश्यकता हो या अन्य कुछ जानकारी हो, तो समूह में या डॉक्टर साहब से भी बात करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। जी बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा जी। धन्यवाद जी आपका। बहुत बहुत आभार सबका। अन्य कोई श्रोता जिनका कोई प्रश्न या सुझाव हो, उसका स्वागत है। भाई साहब जी नमस्कार। जी जी जी। जी नमस्कार। बहुत ही बहुत ही आनंद का विषय है कि आपके 3-4 लेक्चर ये हुए हैं, चौथा लेक्चर है आज। और निश्चित ही आनंद आता है आपको सुनते, ऐसा लगता है सुनते रहो। कितना ज्ञान जो है वो आपने अर्जित भी किया है, और कहीं ना कहीं उसको आप दे भी रहे हैं। एक प्रश्न मेरा है, प्रश्न क्या है, एक सुझाव भी है। जैसे आपने बताया पूर्ण वेदम वाला जो हमारा अ, मंत्र है, बड़ा अच्छा है। इसको आज कोरिलेट किया आपने कि जो पूर्ण से ही उत्पन्न होते हैं, और जो उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण होता है, और जो शेष रहता है वो भी पूर्ण होता है। तो मैं अपने विज्ञान में सोच रहा था कि जो सिंगल सेल, जो हमारे एनिमल, जो जंतु है, एनिमल है, जैसे पैरामीशियम थे या
अमीबा की बात करते हैं, तो वो सिंगल सेल क्या करते थे, अपने को डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट करते हैं और वो पूर्ण हो जाते हैं, और वो भी पूर्ण ही रहता है पहला भी। तो ये तो बात बिल्कुल घर कर गई है कि ये हमारे जो ज्ञान विज्ञान में ये सब चीजें हैं, लेकिन हमने उसको उस समय पर ठीक से जो है वो या तो हम प्रकट नहीं कर पाए या उसकी व्याख्या नहीं कर पाए, और वेस्ट ने कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को लिया और अच्छे से अध्ययन करके और इस तरीके के सूत्र उन्होंने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी भाई साहब। बहुत आनंद आया है आपको सुनते सुनते, ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। एक्चुअली ये जो विषय है और ये जो पद्धति है हमारे ज्ञान विज्ञान को या कोई भी विषय को भारतीय ज्ञान विज्ञान के आधार पर समझाने की बताने की, वह पद्धति ही ऐसी है। हमारी जो गुरुकुल परंपरा रही, आचार्य परंपरा रही, उनमें ऐसे ऐसे दृष्टांतों के द्वारा आगे और भी दृष्टांत फिजिक्स के सेंस में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। और शायद पहले या दूसरे या पहले जो तीन जो कार्यक्रम हो गए हैं, व्याख्यान हो गए हैं, उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं यदि कोई ने किसी ने मिस किया हो या देखना हो तो। उसमें भी ऐसे दृष्टांत बताए गए हैं। जैसे कि पिछला था कि आकर्षण से गुरुत्वाकर्षण को कैसे समझा जाए। तो वहां पर आकर्षण जो था वो नैसर्गिक आकर्षण के कोई भी अंश है वो अपना जो स्रोत सोर्स है जहां से वो उत्पन्न हुआ है उसकी ओर आकर्षित होगा। तो नॉट ओनली मटेरियल बॉडीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे दृष्टांत को वो लागू होता है। तो ये भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान विज्ञान के, वैदिक दर्शन की, भारतीय वैदिक वाङ्मय की, संस्कृत वाङ्मय की ही उपलब्धि और चमत्कृति है कि इसको जो भी थोड़ा बहुत सोचता है, विचार करता है, चिंतन मनन करता है, वो एक तरीके से आनंदित हो जाता है। जी धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और किसी का कोई वक्तव्य हो, कोई सुझाव? सुझाव नहीं तो तो फिर नहीं हम सर, बैठक को। सुझाव तो नहीं। प्लीज। मुझे सिर्फ यही बताना था कि आज का सत्र भी बहुत रोचक रहा। रिसर्च के बारे में सर जैसे भी आकलन कर रहे हैं, राजसी तामसी, वो सुन के और इंटरेस्ट आने लगा है इसमें। और भारतीय प्रणाली के साथ जैसे जैसे उसका रिलेशन दिखा रहे हैं, तो और पढ़ने का मन करता है और डीप में जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा रहा आज का। धन्यवाद डॉक्टर मुनाल जी। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। और अन्य कोई वक्ता, कोई सर श्रोता? सर मैं कुछ कहना चाहूँगा। इन्होंने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के विषय में मैंने बात रखी जी और सर। आपने उसके ऊपर ध्यान दिया, तो या। यदि हम देखें मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ये विषय और कई जगह भी आया था पिछले एक दो वर्ष में कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का कोई विषय पढ़ाना है, वहां पर रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट बनाना है। तब मैंने यही भाव प्रस्तुत किए थे कि मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो सब्जेक्ट अगर कहीं पर हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाता है, पीजी लेवल पर या कहीं पर भी, तो वो जी सर। मेथड का जो पेपर है या उसका जो सिलेबस है उसके आधार पर यदि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा के कोई विषय इंट्रोड्यूस किए जाएंगे या पढ़ाए जाएंगे या उसके ऊपर शोध कार्य होगा, तो परिणाम बहुत उत्साहित करने वाला, मतलब बहुत डिफरेंट नहीं मिलेगा। वो मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में जैसे शोध कार्य होता है वैसा ही परिणाम लेके आएंगे। वो उसके स्थूल तक ही सीमित रहेंगे, उसमें सूक्ष्म में नहीं जा पाएंगे, उसके सटल लेवल तक नहीं जा पाएंगे। और उसका मुख्य कारण हम्म। ये है कि ये भाव, कि कौन से भाव से, कौन से विचार से ये कार्य होना चाहिए, उसमें कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, और कब आप उसके एक उच्च स्तर के लेवल पर पहुंच सकते हैं कि जिसको सात्विक कहा जा सकता है, वो तभी प्राप्त जी हो सर। सकता है। जबकि अभी होड़ ऐसी लगी है कि कैसे अपना येन केन प्रकारेण अपना जो उद्देश्य है वो सिद्ध करना है, तो ये तरीका तो सात्विक नहीं हुआ। सात्विक तरीके हम्म। में है तो दृष्टांत जैसे एक आध लेक्चर में मैंने दिया था, जब रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात, ये चार आज चौथे लेक्चर में मैंने पहली बार नहीं की है, इससे पूर्व भी प्रस्तुत हुई है। तो उसमें जो दृष्टांत दिया था वो व्रत या उपवास का था।
तो जैसे कोई व्रत उपवास करेगा हम्म तो उसको वो दिन तो भूखा रहना पड़ेगा, भूखा प्यासा, निर्जल एकादशी या ऐसा कुछ भी किया तो। लेकिन उसका फायदा क्या होगा, व्रत से उसको पुण्य मिले या ना मिले वो तो एक अलग विषय है। लेकिन आधुनिक विज्ञान भी ये मानता है कि यदि आप भूखे प्यासे अपनी बॉडी को रखते हैं तो सिस्टम क्लीन हो जाती हैं। बॉडी में जो शरीर में जो रोग या फिर ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, शरीर उसी को खा जाता है। उसका कुछ नाम भी है, उस उसके लिए कोई टर्मिनोलॉजी मॉडर्न साइंस में है भी, उसके ऊपर शायद एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, ऐसा भी सुनने में आया था इसके ऊपर, रिसर्च हम्म। ऊपर। तो जापानीज को मिला है। हाँ जी। तो तात्पर्य ये हाँ। है कि हमारे जो वैदिक ज्ञान विज्ञान है और उसके जो सामान्य व्रत या जो भी हैं, वहां से लेकर के दर्शन तक के उच्च सिद्धांत हैं। तो चाहे वो क्रिया हो या सिद्धांत हो, तो भारतीय संस्कृति इन सब से भरी पड़ी हुई है। तो उनको छोड़कर जब हम केवल अर्थ और काम के पुजारी बन जाते हैं या केवल अर्थ और काम से प्रेरित होकर शोध कार्य करते हैं या कोई विषय का विचार करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या शोध कार्य करते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं और ये करते हैं, तो तब भी बहुत कम संभावनाएं रहती हैं कि हम सात्विक भाव से जो फल मिलना चाहिए हमें व्यक्तिगत जीवन में, उपलब्धि मिलनी चाहिए, समाज को हमारी तरफ से मिलना चाहिए, और जो पोजीशन पे हम हैं उसके लिए हम एक्चुअली वो काम निष्ठापूर्वक निभाने चाहिए, वो सब नहीं हो पाता है। जबकि सात्विक कर्म से वो सब होने लगता है। तो सात्विक की जो व्याख्या है वो क्या फल मिलता है उसके ऊपर से भी आती है। इसका उल्लेख संभवतः शुक्र नीति में भी बताया गया है। जी जी। तो जी। तो सर एक। रिसर्च रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत अधिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यदि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स के ऊपर काम करना है तो उसकी सेम हम्म रिसर्च मेथोडोलॉजी से वो संभव नहीं है कि जो फल प्राप्त करना हम्म चाहते हैं, जो रिजल्ट हम प्राप्त करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल विमान हम्म शास्त्र ले ले या फिर रस हम्म शास्त्र ले ले, जैसे कि अभी आया कि हम्म सिलिकॉन वैली में कोई एक स्टार्टअप कंपनी शुरू हुई जो सोना बनाने वाली है। अब उनका सोना 16-18 साल जी। तक रेडियो एक्टिव रहेगा, उसके बाद वो नॉर्मल गोल्ड बन जाएगा। लेकिन हम्म। तात्पर्य उसमें सफलता कब संभव है, भारतीय अल्केमी में, रस शास्त्रों में बहुत सारे प्रयोग दिए हुए हैं इस सिद्धांत के कि भाई कैसे हल्की धातुओं में से सोना बनाया जाए, वनस्पतियों हम्म। के द्वारा, लोहे के द्वारा, मर्क्यूरी के द्वारा, जी। उन सब के द्वारा। तात्पर्य ये है कि यदि हमारा लक्ष्य सेम है, मतलब लक्ष्य जो वेदादि शास्त्रों में दिया हुआ है वो है कि हमें सोना बनाना है फॉर एग्जाम्पल, इन सब का प्रयोग करके, लेकिन मैथोडोलॉजी और ऑब्जेक्टिव वो नहीं है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वो नहीं है, एक्सपेरिमेंट्स की विधि वो नहीं है, और उद्देश्य वो नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स बदल जाएंगे तो भी हम वहां प्राप्त नहीं हो सकते, या फिर बीच में कोई विस्फोट हो जाएगा, या फिर हम दिशाहीन हो जाएंगे, ऐसा संभव है। हम्म। सर तो आपसे एक सुझाव लेना है कि अगर कॉलेज में या फिर हायर पीजी लेवल पर अगर रिसर्च में उनको बताना है कि कैसे करें, या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे हम चाहते हैं वैसा इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए कहाँ से शुरुआत करें सर? उसके लिए जो सबसे प्रमुख जो बात मेरे मन में आई है और आती है हमेशा, वो योग दर्शन के जो सूत्र हैं या अष्टांग योग के जो प्रथम दो चरण हैं, यम और नियम। तो उसमें जी यम सर। जो है वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब उसके ये जो पांच चरण हैं, उनको जब तक हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणाली में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर इम- बताने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक उन लोगों को ये सब भारतीय ज्ञान विज्ञान या भारतीय वैदिक वांग्मय, संस्कृत वांग्मय का जो ज्ञान है उससे वो प्राप्त करना मुश्किल होगा। आप कहेंगे कि भाई अहिंसा कैसे बताए, सत्य कैसे बताए, अब सत्य ही ले लीजिए। हम्म ठीक है, हम्म। सत्य का अर्थ जी। क्या है, क्या लिया जाना चाहिए, फिर अहिंसा का अर्थ क्या लिया जाना चाहिए। तो वो हम्म बहुत उसके लिए हम संभव होगा तो व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, या वैदिक ज्ञान विज्ञान के शोध कार्य में रिसर्च मेथोडोलॉजी में कौन से एलिमेंट्स या कौन से प्रमुख बिंदु होने चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा ये बात रखी है, हम इसके ऊपर भी विचार करेंगे। और ये जो पांच यम हैं उनके द्वारा और पांच जो नियम हैं उनके द्वारा कैसे कोई भी सिस्टम में हम सात्विकता से ग्रो कर सकते हैं और
प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बगैर या फिर अपनी जो दायित्व है उसको यथार्थ रूप में निभाते हुए अपना व्यक्तिगत विकास और समाज का और संस्कृति का भी हम कार्य कर सकते हैं, वो हम विचार करेंगे। जी जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत सुंदर तरीके से जो है ब्रजेश जी ने इस चीज को रखा, और ये बहुत ही मूल बिंदु है रिसर्च करने के लिए। पर अब सर मैं एक जो ये एक मेरी दिन में नहीं होगा। जी ये जो बिल्कुल आप लोगों को जिस प्रकार के विद्यार्थी चाहिए जो इन सिद्धांतों को मानने वाले हैं, हम्म। उनकी या तो कहीं उत्पत्ति हो रही हो या या उनको कर रहे हो। अचानक इमीडिएटली आप जो आने वाले विद्यार्थी हैं, उनको नहीं कर सकते, हाँ, वो तो है सर। क्योंकि उन सबकी आदतें पक चुकी हैं। हम्म। उनमें सर उनको इनमें से कोई भी चीजें पसंद नहीं आती, ना उनको अस्थिर समझ में आएगा, ना अहिंसा समझ में आएगी, क्योंकि वो जी। नित्य प्रति उनके साथ में वो डील करते हैं। हम्म। खैर, कुछ ना कुछ प्रयास जारी रहेगा, आप लोग सब लोग करेंगे कुछ ना कुछ, मन मजबूत करके तो कुछ होगा। जी सर। तो समय हो गया है, 1 घंटे से ज्यादा हम लोगों को। शांति से बैठिए, पीठ रेड से भी, हाथ आंखें हल्के से बंद।